हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपने एक्सक्रीशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर एक्सक्रीशन का क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनमें कौन कौन सा सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट है, ये सब को हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। चलो, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है समझो। सबसे पहले तो 2 किडनीज हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट है, 1 यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, इतना चीज हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, अब 1 बाय 1 समझते जाओ। देखो, ये है हमारा राइट किडनी, ये है लेफ्ट किडनी। पोजीशन का बात करें तो देखोगे कि राइट किडनी जो है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे है। ऐसा क्यों? लीवर के वजह से, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। फिर दोनों किडनी से निकल रहा है एक ट्यूब, मेम्ब्रेनस ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, अब यूरेटर के पास देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑब्लिक ओपनिंग। ऑब्लिक ओपनिंग मतलब क्या होता है? ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा। तो ऑब्लिक ओपनिंग मतलब क्या हो गया कि ये यूरेटर यहाँ पर सीधे सीधे ऊपर में नहीं खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर वाले सरफेस में ये यूरेटर ओपन नहीं होता है, ये इस तरह से टर्न होकर के यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से ये ओपन होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑब्लिक ओपनिंग। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन, यानी जो यूरिन यहाँ से बन करके आ रहा है किडनी से, वो वापस से पीछे की तरफ ना जाए, उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए यूरेटर का ऑब्लिक ओपनिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर का हम लोग बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एक सैक लाइक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर टेम्पररी हमारा यूरिन जो है कुछ समय के लिए स्टोर होता है। कितना यूरिन का अमाउंट हो सकता है? मैक्सिमम 800 ml टू 1000 ml, यानी 1 लीटर मैक्सिमम यूरिन स्टोर होता है टेम्पररी। जब ये पूरी तरह से भर जाता है, फिल होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। वो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करता है? सिग्नल भेजता है नर्वस सिस्टम को कि भाई यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, मिक्चुरेशन का टाइम आ गया। मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है? यूरिनेशन। यूरिनेशन को ही हम लोग मिक्चुरेशन बोलते हैं, यानी यूरिन पास करना, एक्सेल आउट करना यूरिन को। तो यूरिनरी ब्लैडर को देखो, यहाँ पर 2 तरह के सेल्स मैंने बनाया है। एक ब्लू कलर के छोटे छोटे सेल्स हैं और उनके ऊपर ब्लैक कलर के बड़े बड़े सेल्स हैं। तो जो ब्लू कलर के सेल्स हैं ये है स्मूथ मसल, इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स, इसका और एक नाम है डिट्रूसर मसल। ठीक है, डिट्रूसर्स मसल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब डिट्रूसर मसल क्या है? देखो, ये 2 कंडीशंस दिया हुआ है कि जब मिक्चुरेशन हो रहा है या फिर जिस समय मिक्चुरेशन नहीं हो रहा है, यानी जिस समय यूरिनेशन कर रहे हैं उस समय डिट्रूसर मसल्स का क्या रहेगा, और जिस समय यूरिनेशन नहीं हो रहा है उस समय डिट्रूसर मसल का क्या सीन रहेगा। तो जब मिक्चुरेशन हो रहा है, यानी कि यस मिक्चुरेशन हो रहा है, उस समय ये डिट्रूसर मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्योंकि देखो, मिक्चुरेशन यानी यूरिनेशन, यूरिन को पास कराना है तो ऊपर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब तो प्रेशर जनरेट होगा ना, जिसकी वजह से नीचे की तरफ यूरिन पास होगा। तो मिक्चुरेशन के समय डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि जब मिक्चुरेशन नहीं हो रहा है, जब यूरिनेशन नहीं कर रहे हैं, उस समय ये डिट्रूसर मसल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके ऊपर देखो, सेकेंड ब्लैक कलर के बड़े बड़े सेल्स बने हुए हैं, ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम लोग यूरोथीलियम भी बोलते हैं। अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथीलियम का क्या मेन फंक्शन है? इसका मेन कैपेबिलिटी ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि देखो इसमें यूरिन भरना है, यूरिन जितना ज़्यादा भरते जाएगा वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर एक्सपैंड करता जाएगा। तो एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने साइज से काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। तो देखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जिसको हम लोग यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ग्रेट कैपेसिटी टू एक्सपैंड, ये एक्सपैंड काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो सके। फिर जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्लैक कलर से,
ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा नर्वस सिस्टम को। कब भेजेगा, जब फुल्ली ये भर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से, तब स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेगा। फिर देखो ये जो नीचे मैंने गोल गोल दो स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक्चुअली में सर्कुलर मसल्स का बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक तरह से दरवाजा है, गेट है, जो ओपन होता है और क्लोज होता है। जब ये स्फिंक्टर ओपन होगा तो यूरिन यहाँ से पास होकर के नीचे जाएगा, और जब ये स्फिंक्टर क्लोज रहेगा तो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर होता रहेगा। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर बना हुआ कौन मसल से होता है, सर्कुलर मसल से स्फिंक्टर बना होता है। यहाँ पर दो स्फिंक्टर आपको दिख रहा होगा, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। देखिए मूवमेंट दो तरह का होता है, एक वॉलेंट्री मूवमेंट और एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता है वॉलेंट्री। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट का बीट करना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने मन से चाहे तो उसको रोक नहीं सकते। ये कैसा है, ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। उसी तरह से यहाँ पर इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, जिसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, यानी कि इसको हम लोग चाहें तो बंद मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। जब मन चाहे हम लोग ओपन कर सकते हैं, जब मन चाहे हम लोग उसको क्लोज कर सकते हैं। यानी कि जब हम लोग यूरिन पास करने जाते हैं उस समय हम अपने इच्छा से, यानी एक वॉलेंट्री प्रोसेस के थ्रू ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ओपन करते हैं। जब ये एक्सटर्नल ओपन होता है तो इंटरनल भी अपने आप उसी समय ओपन हो जाता है, क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियसली ओपन होना पड़ेगा, तभी तो मैच्योरेशन हो पाएगा ना, यूरिन यहाँ से पास हो पाएगा। तो ये बेसिक हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम था। अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। किडनी के बारे में हम लोग पढ़ते, तो हम किडनी के बारे में डिटेल में समझते हैं कि किडनी का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो ये कुछ पॉइंट्स है किडनी के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर ओरिजिन का बात करें तो किडनी का ओरिजिन कैसे हुआ है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। ये ओरिजिन क्या होता है, तो जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उस समय 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसमें से एक जर्म लेयर होता है मीजोडर्मल। तो मीजोडर्मल से फॉर्म होने वाले ऑर्गन का ओरिजिन क्या हो जाएगा, मीजोडर्मल ओरिजिन। तो किडनी जो है उसका ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, शेप का बात करें तो बीन शेप का है किडनी। कलर का बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर है। अगर हम एक किडनी के वेट का बात करें तो 120 से 170 ग्राम है। एक अडल्ट ह्यूमन में लगभग 160 ग्राम होता है वेट। लेंथ का बात किया जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ का बात किया जाए तो 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस का बात किया जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। किडनी जो है इसको हम लोग मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी क्या होता है, मेटानेफ्रिक किडनी मतलब परमानेंट किडनी। ठीक है, तो मेटानेफ्रिक मतलब क्या होता है, परमानेंट किडनी। एक होता है मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, यानी जिस समय एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होते रहता है उस समय एक टेम्पररी किडनी का फॉर्मेशन होता है जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, कहाँ, मदर के यूटेरस में ही। तो उस किडनी को हम लोग बोलते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी, जबकि हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी है फिलहाल वो है मेटानेफ्रिक किडनी, जो कि एक परमानेंट किडनी है। ठीक है, फिर देखो रेट्रोपेरिटोनियल, ये इसका पोजीशन दिया हुआ है रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है तो समझो, ये मान लो कि ये जो है हमारे मतलब ये मान लो किडनी का पोर्शन है, वहाँ से हम लोग ने बॉडी को इस तरह से काट दिया, तो ऊपर से देखने पे जो क्रॉस सेक्शन हम लोग दिखेगा वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आपको बनाया है। तो किडनी जो है वो डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट होता है। डॉर्सल क्या होता है, जो हमारा पीठ वाला पोर्शन है, बैक साइड, वो है डॉर्सल सरफेस, और जो ये पोर्शन है आगे वाला पेट वाला स्टमक वाला पोर्शन वो है वेंट्रल सरफेस। तो किडनी जो है वो हमारे डॉर्सल सरफेस में पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये देखो कि ये दो किडनी मैंने बनाया है डॉर्सल साइड में। ये है एलिमेंट्री कैनाल, देखो ये एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कवरिंग होता है, जिसको हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। तो एक तो कवरिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, और एक ये देखिए कवरिंग होता है जिसके अंदर सारे बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, स्टमक वगैरह, पैनक्रियाज, हर चीज़। ये होता है पैराइटल पेरिटोनियम। तो किडनी को देखिएगा तो एक तरफ से डॉर्सल साइड से वो अटैच होता है
पीछे के वॉल से, एब्डोमेन के इंटरनल वॉल से कनेक्टेड होता है, ज्वाइंट होता है। और ये जो सरफेस है ये आपका देखो ये पेराइटल पेरिटोनियम से कनेक्टेड है। तो फिर से समझना, जो किडनी है इसका एक साइड आप देखो डोर्सल वॉल से, एब्डोमेन के डोर्सल वॉल से कनेक्टेड है रीनल फेशिया के थ्रू, ये भी हम लोग समझेंगे। और एक साइड देखो पेरिटोनियम से कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल। इसका मतलब होता है बिहाइंड पेरिटोनियम, ये जो पेरिटोनियम है इसके पीछे प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। तो ये जो था किडनी के बारे में बेसिक्स, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है। अब देखो ये क्या मैंने बनाया है, ये किडनी का डायग्राम है, इसमें ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किडनी का। इसके बाद हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिटेल में देखेंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखो अगर किडनी के कवरिंग का बात करें तो जो सबसे इंटरनल कवरिंग है किडनी का उसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है, जो कि बना होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। देखिए WFTCT मैंने लिखा है, आप फुल फॉर्म इसका लिख लीजिए, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये एक तरह का टिश्यू है जिससे बना होता है रीनल कैप्सूल। इसके ऊपर देखिए ब्लू कलर्स का मैंने एक टिश्यू बनाया है। ये कैसा टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है बताओ, फैट का स्टोरेज करना, ये फंक्शन होता है एडिपोज टिश्यू का। फिर जो ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर से मैंने बनाया है ये है रीनल फेशिया। रीनल फेशिया हेल्प करेगा किडनी को ये एब्डोमेन के वॉल से कनेक्ट करने के लिए, यानी यहाँ पर जो कनेक्शन प्रेजेंट होगा वो रीनल फेशिया के थ्रू होगा। और एक तरफ तो पेराइटल पेरिटोनियम प्रेजेंट ही है। तो रीनल फेशिया क्या करेगा, अटैच किडनी टू डोर्सल बॉडी वॉल, बॉडी के डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करने का काम करेगा। फिर देखो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कोनिकल या फनल सेपर स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस कैसा है, एक फनल या फिर कोनिकल स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये है रीनल पेल्विस। फिर यहाँ पर जो आपको ये ओपनिंग दिख रहा है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं हाइलम। हाइलम के थ्रू किस किस ब्लड वेसल्स का एंट्री होता है, एग्जिट होता है, ये देखो हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के किडनी में। फिर रीनल वेन यहाँ से जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के किडनी से। फिर ये रीनल नर्व्स आ रहा है, यानी कि जो भी नर्व्स इंटर कर रहा है किडनी में उसको हम लोग रीनल नर्व्स बोलते हैं। तो हाइलम के थ्रू 3 चीज का एंट्री और एग्जिस्ट होता है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल नर्व्स, इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से देखो ये जो हो गया ये यूरेटर गया, फाइनली ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाएगा। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये किडनी का पोजीशन है। जैसे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है इसका बहुत सारा पार्ट है, सबसे ऊपर में जो 7 बोन्स है उनको हम लोग क्रेनियल वर्टिब्रा बोलते हैं। फिर थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होता है, फिर लंबर 5 होता है। तो ये जो किडनी का पोजीशन है ये T12 यानी कि 12th थोरैसिक वर्टिब्रा से लेकर के 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है। T12 मतलब 12 थोरैसिक वर्टिब्रा और L3 मतलब 3 लंबर वर्टिब्रा, ये दोनों के बीच में ही दोनों किडनी प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये तो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हम लोग देख लेते हैं इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में देखो क्या आता है, किडनी का मेजरली 2 पार्ट होता है, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। यानी कि जो आउटर सरफेस है, आउटर एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, जबकि इनर पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। आउटर सरफेस जो है वो ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये नेफ्रॉन दिख रहा है ना आपको, ये कॉर्टेक्स रीजन में। तो ये तो मैंने एक बनाया है, एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये जो आउटर कॉर्टेक्स सरफेस है ये ग्रेनुलर दिखता है। फिर ये जो इनर सरफेस है जिसको हम लोग मेडुला बोलते हैं, वो मेडुला फर्दर डिवाइड हो जाता है कुछ कोनिकल मासेज में। देखो ये कोन दिख रहा है ना इस तरह से, कोन जैसा स्ट्रक्चर, तो ये कोनिकल मासेज है। इस कोनिकल मासेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ पिरामिड्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। ह्यूमन के अंदर बात करें तो एक किडनी में लगभग रीनल पिरामिड का नंबर होता है 8 to 12, जबकि एक फैक्ट है कि रैबिट के अंदर सिर्फ एक किडनी में एक ही रीनल पिरामिड होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
तो रीनल पिरामिड कितना होगा 8 to 12। उसका देखना, थोड़ा ध्यान से देखना स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि बहुत सारे लेबलिंग्स हैं, ठीक है। फिर ये जहाँ पर रीनल पिरामिड खत्म हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रीनल पैपिला। सबसे पहले रीनल पिरामिड के बाद पहला स्ट्रक्चर क्या आया, रीनल पैपिला। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर कैलिक्स। फिर वो छोटा छोटा ट्यूब्स आगे जाकर के एक बड़े ट्यूब में खुल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर देखो एक एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फिर मेजर कैलिक्स के बाद ये आ जाता है हमारा रीनल पेल्विस वाला एरिया, जो कि एक फनेल या फिर कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर है। फिर बाहर जाकर के फिर ये यूरेटर हो गया, ठीक है। फिर ये देखो क्या है, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन बहुत सारा नेफ्रॉन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में अपने यूरिन को भेज देता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट वो यूरिन को लेकर के आगे फिर फर्दर जाता है। तो जब बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स एक जगह आकर मिल जाते हैं तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी क्या है, कलेक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट है। आपको कलेक्टिंग डक्ट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने जो लेक्चर बनाया है जैसे मैंने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, वहाँ पर आपको कलेक्टिंग डक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो डक्ट ऑफ बेलिनी क्या है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट का कलेक्शन है, ठीक है। अब देखो ये जो आउटर कॉर्टेक्स वाला एरिया है, इसका कुछ पार्ट देखो, ये तो आउटर कॉर्टेक्स हो गया, इसका कुछ पार्ट आपको पिरामिड्स के बीच में जाता हुआ दिख रहा है, एक कॉलम के तरह, ठीक है। दो पिरामिड है, दोनों पिरामिड के बीच में आउटर कॉर्टेक्स वाला एरिया जो है वो अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसी कॉलम को हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है, आउटर कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो दो पिरामिड्स के बीच में इन्वेड हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टीनी। ध्यान रखना, कॉलम ऑफ बर्टीनी और कॉलम ऑफ बेलिनी डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब देखो यूरिन जो बनेगा, यूरिन कहाँ बनेगा, इस नेफ्रॉन में यूरिन बनेगा। नेफ्रॉन में यूरिन बना करके वो कलेक्टिंग डक्ट में भेज देगा। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के होते हुए फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारा एक्सटर्नल ओपनिंग है, वहाँ से जब हम लोग मिक्सचुरेशन करते हैं तो यूरिन का कैसे फ्लो होता है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यूरिन बन करके कहाँ गया, यूरिन बना कहाँ, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ चला गया, कलेक्टिंग डक्ट में, ये वाला पार्ट। फिर जब बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट मिल गया तो डक्ट ऑफ बेलिनी बन गया। फिर उसके बाद वो यूरिन कहाँ गया, रीनल पैपिला में, इस जगह पे। फिर गया माइनर कैलिक्स, फिर गया मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स में जाने के बाद फाइनली वो रीनल पेल्विस में ओपन हो गया, वहाँ पर यूरिन चला गया। फिर वहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिन कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में चला गया। वहाँ पर यूरिन कुछ समय के लिए टेम्पररी स्टोर हुआ। कब तक, जब तक यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर ना जाए। फिर जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजता है नर्वस सिस्टम को, फिर वहाँ से सिग्नल आता है मिक्सचुरेशन के लिए। तो फिर वो यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर से निकल के यूरेथ्रा में चला जाता है। अच्छा, यूरेथ्रा का बात करें तो ह्यूमन मेल में यूरेथ्रा का 3 पार्ट होता है। एक तो होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर पेनाइल यूरेथ्रा। आप पढ़े होंगे इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। जबकि फीमेल के अंदर 3 पार्ट नहीं होता यूरेथ्रा का, मतलब हाँ सिर्फ एक ही पार्ट होता है जो कि होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा के बाद फिर हमारा यूरिन कहाँ चला जाता है, मिक्सचुरेशन होता है, फिर बाद में यूरिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो था यूरिन का, जब यूरिन फॉर्मेशन हुआ तब से लेकर के जब यूरिन का मिक्सचुरेशन हुआ, यूरिनेशन हुआ तब तक का। तो ये पूरा का पूरा किडनी का मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर जितना भी था डिटेल में उसको समझा दिया है। इससे ज़्यादा किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको नहीं जानना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे अगले लेक्चर के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अच्छा, एक बात और, आज 14 जनवरी है, आज मकर संक्रांति का भी दिन है। तो आप सभी लोग को मकर संक्रांति की ढेर सारी विशेष, अच्छे से एंजॉय कीजिए, बढ़िया से दही चूड़ा तिल तिलकुट सभी खाइए। और हाँ, अपने आप को एक प्रण लेना है कि नेक्स्ट मकर संक्रांति में, यानी मकर संक्रांति 2026 में, आज हम जिस जगह पे हैं, जिस लेवल पे हैं, एजुकेशनल लेवल पे, इससे तो काफ़ी बेटर रहना है नेक्स्ट मकर संक्रांति में। ऐसा आप एक तरह से मोटिवेशन ले सकते हैं,
ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।